Good morning, everyone. This is Dr. Supriya Sonalika, Department of Political Science, YSNM College. Dear students, very good morning to all of you. आज का जो हमारा ये क्लास है वो यूजी सेमेस्टर 4 के स्टूडेंट्स के लिए है और यूजी सेमेस्टर 4 के कोर्स का जो पेपर 10 है, जिसका कोड C10 है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का पेपर है, इसके अंतर्गत यूनिट 3 जो है मैथडोलॉजी एंड अप्रोचेज ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हम लोग लास्ट क्लास में देख रहे थे। और इसमें हमने जो पहला अप्रोच था उसमें डिस्कस किया था हमने कि बहुत सारे अप्रोचेज हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के, लोक प्रशासन के, और उसमें जो पहला उपागम जो परंपरावादी उपागम, उसकी चर्चा हमने की थी। और इसी के साथ साथ दो और महत्वपूर्ण उपागम हैं जिसमें व्यवहारवादी उपागम तथा व्यवस्थावादी उपागम हैं। तो इनकी चर्चा आज हम लोग आज के क्लास में करेंगे। तो कल हमने देखा था परंपरावादी जो उपागम है उसको कई नामों से बुलाया जाता है या उसको हम जानते हैं, जिसमें स्ट्रक्चरल, लीगल, फॉर्मल, हिस्टोरिकल, नॉर्मेटिव, डिस्क्रिप्टिव आदि अनेक पर्सपेक्टिव्स आदि अनेक नामों से हम परंपरावादी या जो संगठनात्मक दृष्टिकोण है उसको हम जानते हैं। और ये संगठनात्मक जो दृष्टिकोण था या परंपरावादी ट्रेडिशनल जो दृष्टिकोण है, अप्रोच है, इसके अंतर्गत हमने बहुत सारे जो इसका मेथड्स है उसका अध्ययन किया था, जिसमें ऐतिहासिक पद्धति, कानूनी पद्धति, विषय वस्तु पद्धति, वैज्ञानिक प्रबंध, जीवन वृत्तांत पद्धति और राजनीतिक पद्धति आदि बहुत सारे मेथड्स हमने देखे थे कि किस तरह से परंपरावादी जो दृष्टिकोण है उसके अंतर्गत अनेक जो मेथड्स हैं उनके माध्यम से जो है वो इसको जानने और समझने का प्रयास जो है वो किया जाता है। इसके बाद आज के जो क्लास में हम लोग देखेंगे कि जो व्यवहारवादी उपागम है वो क्या है। सेकंड जो हमारा उपागम है या दृष्टिकोण है जिसको हम लोग व्यवहारवादी उपागम कहते हैं, उसके अंतर्गत कौन सी बातें आती है। तो द्वितीय विश्व युद्ध के उपरांत लोक प्रशासन के क्षेत्र में व्यवहारवादी दृष्टिकोण का एक महत्वपूर्ण उपागम के रूप में प्रयुक्त हुआ था और साइमन, वीनर, सायर्स, हैडी, स्टोक्स, रिक्स आदि लेखक जो थे लोक प्रशासन के अध्ययन हेतु व्यवहारवादी दृष्टिकोण अपनाते हैं और संगठन के में समूह की गतिशीलता पर फॉलेट के विचार वैज्ञानिक होने के लिए निर्णय निर्माण प्रक्रिया में मूल्यों को किनारे कर तथ्यों पर ध्यान अधिक ज़्यादा केंद्रित किया जाता है। जाने वाले हर्बर्ट साइमन का चिंतन औद्योगिक श्रमिकों की समस्या के अध्ययन हेतु एल्टन म्यो के अध्ययन और प्रसिद्ध हार्न्थो जो अध्ययन था वो लोक प्रशासन में व्यवहारवादी दृष्टिकोण के प्रचलन के प्रमुख सीमा चिन्ह हैं। व्यवहारवादी शब्दावली के लोकप्रिय होने से बहुत पहले ही एल्टन म्यो ने एक व्यवहारवादी वैज्ञानिक था। व्यवहारवादी दृष्टिकोण परंपरागत तथा औपचारिक दृष्टिकोणों से भिन्न है और यद्यपि व्यवहारवादी दृष्टिकोण परंपरावादी दृष्टिकोण का स्थान नहीं ले सकती, अपितु यह तो उनका एक पूरक है जिनका आग्रह है केवल लोक प्रशासन के अध्ययन में विशेष बल पर इस बात पर दिया जाना चाहिए कि प्रशासनिक संगठन में मानवीय व्यवहार का स्वरूप कैसा होता है। व्यवहारवादी दृष्टिकोण के प्रणेता लोक प्रशासन में व्यक्तिगत और सामूहिक प्रशासनिक एवं मानवीय व्यवहार के अध्ययन पर बल देते हैं और स्मिथ वर्ग ने कहा है कि लोक प्रशासन का व्यवहारवादी दृष्टिकोण अधोलिखित 4 इसमें विशेषताएं पाई जाती हैं। पहली जो विशेषता है कि व्यक्ति तथा प्रशासन के ढांचे उसके व्यवहारों और संबंधों पर जोर देना है। दूसरा, प्रशासनिक संगठन का अध्ययन एवं सामाजिक प्रणाली के रूप में उसका प्रयुक्त करना।
पूर्व में संगठन के औपचारिक संबंधों के अध्ययन पर बल दिया जाता था, जबकि अब अनौपचारिक संबंधों पर भी जोर दिया जाता है। तीसरा जो है, संप्रभु सिद्धांत के स्थान पर औचित्यता के सिद्धांत पर बल दिया जाता है। और चौथा, संचार के साधनों में औपचारिकता के स्थान पर अनौपचारिक साधनों का प्रयोग जो है वो किया जाना है। और इस तरह व्यवहारवादी उपागम लोक प्रशासन के अध्ययन हेतु एक प्रयुक्त परंपरागत उपागमों जैसे ऐतिहासिक एवं संरचनात्मक के विरुद्ध एक प्रक्रिया स्वरूप हुआ है। और यह एक ऐसा उपागम है जिसका उद्देश्य लोक प्रशासन को आधुनिक मनोविज्ञान, समाजशास्त्र एवं अर्थशास्त्र में विकसित सिद्धांतों, पद्धतियों, खोजों और दृष्टिकोणों के निकट संपर्क में लाना है। यह एक ऐसा प्रयत्न है जो प्रशासन के अनुभविक तत्वों को अधिक वैज्ञानिकता प्रदान करता है और इसका उद्देश्य प्रशासन संबंधी सभी घटनाओं एवं निर्णय प्रक्रिया को एक ऐसे व्यवहार के रूप में प्रस्तुत करना है जिसका प्रेक्षण कर लिया गया हो अथवा जिसका प्रेक्षण किया जा सकता है। व्यवहारवादी उपागम से अभिप्राय है कि अनुसंधान व्यवस्थित हो तथा अनुभविक पद्धतियों का प्रयोग किया जा सके। व्यवहारवादी शोध प्रशासनिक संगठन में वास्तविक व्यक्ति पर अपना समस्त ध्यान केंद्रित करती है। व्यवहारवादी दृष्टिकोण की प्रमुख जो मान्यताएं हैं उसमें कुछ हैं। जो पहला है वह है कि अध्ययन की इकाई बहुत बड़ी ना होकर लघु होनी चाहिए। दूसरा जो है, संगठन में व्यक्ति समूहों के व्यवहार का अध्ययन उपयुक्त है। तीसरा, अध्ययन एवं शोध सिद्धांत निर्माण से प्रेरित होने चाहिए। चौथा, अंतः विषयक अध्ययन किए जाने चाहिए। पांचवा, मूल्यों तथा तथ्यों को पृथक रखा जाना चाहिए। और छठा, अनुभवात्मक अध्ययन किए जाने चाहिए। तालिका, ग्राफ, गणितीय मॉडल, अनुमान प्रविधि का अधिकाधिक प्रयोग किया जाना चाहिए। तो ये है कि व्यवहारवादी जो दृष्टिकोण है इसकी बहुत सारी मान्यताएं जो हैं उसका अध्ययन हमने किया। इसके बाद हम देखते हैं कि व्यवहारवादी क्या सोचते हैं। तो व्यवहारवादियों का दावा है कि विभिन्न प्रकार के संगठनों में मानवीय व्यवहार और आचरण का निष्पक्ष निरीक्षण या परीक्षण तथा अध्ययन संभव है। और व्यवहारवादियों का यह भी तर्क है कि प्रशासनिक संगठनों की व्यवहारिक गतिविधियों को सावधानीपूर्वक अध्ययन करके प्रशासनिक संगठन के बारे में निश्चित रूप से कुछ सामान्य निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं। व्यवहारवादियों के अनुसार संगठन कैसा है यह जानना परम आवश्यक है, ना कि कैसे होना चाहिए को जानना है। उन्हें आदर्शात्मक तथा अनुभवात्मक निष्कर्षों को पृथक रखना होगा। वे यह मानते हैं कि संस्थागत ढांचे के अध्ययन के बजाय मानव का अध्ययन अधिक महत्वपूर्ण होगा और अनुभवमूलक तथ्यों के आधार पर सामान्य निष्कर्ष निकाले जाते हैं तथा तथ्य एकत्रीकरण के विश्वसनीय तरीकों का प्रयोग होना चाहिए। व्यवहारवादी दृष्टिकोण अंतः निर्भरता और अंतः अध्ययन ज्ञानों की एक समन्वित दृष्टि है और यह लोक प्रशासन को अंतः विषयक इंटरडिसिप्लिनरी अध्ययन मानती है। मानवीय व्यवहार से संबंधित किसी भी प्रश्न पर विचार करने पर प्रत्येक शास्त्र को अपना ध्यान अंतः शास्त्रीय अध्ययन पर केंद्रित करना पड़ता है, क्योंकि मानवीय व्यवहार ना तो आर्थिक है और ना ही राजनीतिक और ना ही यह सांस्कृतिक है, वरन वह इन सभी का संयोग है। मानवीय व्यवहार के पूर्व चित्रण का अवलोकन करने के लिए उसके विभिन्न पहलुओं को देखना बहुत आवश्यक है और रोजमैन के अनुसार लोक प्रशासन और राजनीति शास्त्र में व्यवहारवाद एक बड़े आंदोलन का केवल एक भाग मात्र है। यह आंदोलन बहुत समय पहले ही प्रायः सभी सामाजिक विज्ञानों
सामाजिक विज्ञानों में चल रहा था और लोक प्रशासन के अध्ययन को मैक्रो से माइक्रो, सैद्धांतिक से प्रायोगिक बनाने का श्रेय व्यवहारवादी दृष्टिकोण को जाता है। आलोचक व्यवहारवादियों पर प्रविधि नवीनताओं पर बहुत अधिक जोर देने का आरोप लगाते हैं और शिकायत करते हैं कि वे शोध उपकरणों को परिष्कृत बनाने पर अधिक ध्यान दें और इस बात पर कम कि शोध का उद्देश्य क्या है। व्यवहारवादी मूल्य निरपेक्षता में विश्वास करते हैं और वे निष्पक्ष तथा तटस्थ रहना चाहते हैं, जबकि लोक प्रशासन जैसे समाज विज्ञान का अस्तित्व मूल्यों के बिना संभव नहीं है। व्यवहारवादी लोक प्रशासन को विशुद्ध विज्ञान बनाना चाहते हैं। वे इस तथ्य को भुला देते हैं कि प्राकृतिक विज्ञान और लोक प्रशासन के तथ्यों में बड़ा अंतर होता है। व्यवहारवाद की एक समस्या सूक्ष्म वृहद जो मैक्रो जो है विश्लेषण के पारस्परिक संबंधों का संतोषप्रद उत्तर देने की है और सूक्ष्म अध्ययन करके उन निष्कर्षों को बृहद आकार की इकाई पर लागू करने का प्रयास तर्कपूर्ण एवं वैज्ञानिक नहीं हो सकता। व्यवहारवादी दृष्टिकोण के अनुसार लोक प्रशासन के अध्ययन के लिए जो पद्धतियाँ अपनाई जाती हैं उसमें बहुत सारी पद्धतियाँ आती हैं और उसमें जो पद्धतियाँ आती हैं उन पद्धतियाँ में सबसे पहली जो पद्धति आती है वो है मनोवैज्ञानिक पद्धति, जिसको इंग्लिश में साइकोलॉजिकल मेथड्स कहते हैं। दूसरा है केस पद्धति, केस मेथड। तीसरा है सांख्यिकी परिणाम पद्धति, द मेथड्स ऑफ क्वांटिटेटिव मेजरमेंट। चौथा है पारिस्थितिकी पद्धति, इकोलॉजिकल मेथड्स। तो ये चार पद्धतियाँ जो हैं वो व्यवहारवादी दृष्टिकोण के अंतर्गत अपनाई जाती हैं। अब हम वन बाय वन इन चारों पद्धतियों को देखेंगे कि इसमें क्या कहा गया है। पहला जो पद्धति के बारे में बताया गया है मनोवैज्ञानिक पद्धति, जिसको साइकोलॉजिकल मेथड्स कहते हैं, वो क्या है। तो प्रशासन के क्षेत्र में मनोवैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग मिस फॉले ने आरंभ किया तथा उन्होंने यह बताया कि व्यक्तियों और समूहों की इच्छाएं, उनके पूर्वाग्रह तथा नैतिक मूल्य प्रशासन के भीतर किस प्रकार उनके व्यवहार को प्रभावित करते हैं। इस पद्धति में अंतर्निहित तथ्य यह भी है कि प्रशासन मानव व्यवहार से संबंधित है, अतः मनोविज्ञान द्वारा उसे अच्छी तरह से समझा जा सकता है। मनोविज्ञान मानवीय आचरण का विज्ञान है और लोक प्रशासन का संबंध भी आचरण से होता है। अतः मनोवैज्ञानिक दृष्टि से प्रशासन आवश्यक रूप से मानव समूहों की समस्या है। औद्योगिक प्रशासन के क्षेत्र में मनोवैज्ञानिक पद्धति बहुत ही उपयोगी सिद्ध हुई है। इसके परिणाम स्वरूप मनोविज्ञान की एक नई शाखा विकसित हुई है, जिसे औद्योगिक मनोविज्ञान कहा जाता है। मनोविज्ञान की सफलता से लोक प्रशासन संबंधी बहुत सी समस्याओं का हम समाधान कर सकते हैं। साधारणतः किस परिस्थिति में व्यक्ति ने किस प्रकार के व्यवहार किए की आशा की जाती है। मनोविज्ञान से इस समाधान को खोजा जा सकता है कि प्रशासन के मनोवैज्ञानिक अध्ययन से यह बात स्पष्ट हो जाती है कि व्यक्ति और समूहों की मनोवैज्ञानिक प्रतिक्रियाओं के कारण प्रशासन के भीतर अनौपचारिक संबंध और संगठन प्रकट हो सकते हैं। तो ये है कि मनोवैज्ञानिक पद्धति क्या है। दूसरा है कि केस पद्धति या केस मेथड। तो इस पद्धति का विकास अमेरिका में हुआ है और प्रशासनिक दृष्टि से प्रत्येक समस्या तथा उससे संबंधित निर्णय एक प्रकरण या केस है और प्रशासन की किसी भी समस्या केस का संगोपांग अध्ययन कर निष्कर्षों को निकाला जा सकता है। समस्या का अध्ययन करने के लिए प्रकरण की परिस्थितियों और निर्णय की प्रक्रियाओं का तार्किक अध्ययन किया जाता है। उसके बाद परिणामों के आधार पर निष्कर्ष की कसौटी पर कसा जाता है। इस सिद्धांत के समर्थकों का विचार है कि यदि इस पद्धति का प्रयोग किया जाए तो हम न्याय
प्रशासन की भांति लोक प्रशासन के संबंध में ऐसे सिद्धांतों का प्रतिपादन कर सकते हैं जिसका प्रयोग हम सफलता के साथ लोक प्रशासन की बहुत सी समस्याओं को सुलझाने के लिए करते हैं। जिस प्रकार चिकित्सा विज्ञान तथा कानून के अध्यापन में समस्या अध्ययन पद्धति का प्रयोग किया जाता है, ठीक उसी प्रकार लोक प्रशासन के अध्ययन में भी इसका प्रयोग किया जाता है। इस पद्धति का प्रथम प्रयोग 1952 में संयुक्त राज्य अमेरिका में अंतः विश्वविद्यालय मामला कार्यक्रम में किया गया और इसमें अनुसंधान किए गए 20 मामलों का प्रकाशन हेराल्ड स्टाइड ने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड पॉलिसी एडमिनिस्ट्रेशन के नाम से किया। भारत में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सन 1960 के बाद इस प्रकार के कई प्रशासनिक मामलों के प्रकरण अध्ययन केस स्टडी प्रकाशित कर रहा है। इस दृष्टि से जयदीप सिंह द्वारा संपादित रचना केस स्टडीज इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन एनालिटिक गाइड जो है, इसमें का नाम जो है वो उल्लेखनीय है। मसूरी से स्थित लाल बहादुर शास्त्री नेशनल अकादमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन भी अपनी त्रैमासिक पत्रिका प्रकाशन में इस प्रकार के नए अध्ययन प्रकाशित करने लगी है, किंतु प्रशासनिक प्रक्रियाओं की जटिलता के कारण प्रकरण अध्ययन केस स्टडी कठिन है। खोज करने वाले शोधवेताओं को प्रशासनिक समस्या के अंतरंग में प्रशासनिक अधिकारी पहुंचने नहीं देते। अधिकारियों की गोपनीयता बनाए रखने की प्रवृत्ति के कारण भारत में इस पद्धति का प्रयोग समुचित ढंग से संभव नहीं हो सका है। तीसरा है कि सांख्यिकी परिणाम पद्धति, जो मेथड्स ऑफ क्वांटिटेटिव मेजरमेंट, तो रिडले तथा साइमन ने इस पद्धति को विशेष समर्थन किया और इसे परिणात्मक मापक पद्धति भी कहा गया है, क्योंकि इसका आधार आंकड़े, तथ्य, ज्ञान एवं सांख्यिकी है। यह भौतिक या प्राकृतिक विज्ञानों के अध्ययन की एक प्रमुख विधि है और प्रायः यह कहा जाता है कि किसी भी क्षेत्र में सच्चे वैज्ञानिक ज्ञान की प्रगति इस बात पर निर्भर करती है कि उसमें तथ्यों, परिणामों के सांख्यिकी परिमाप की किस सीमा तक गुंजाइश है। लोक प्रशासन मूलतः एक सामाजिक विज्ञान है और जिसमें गुणात्मक पक्ष पर विशेष बल दिया जाता है, अतः इसमें परिणात्मक मापक पद्धति का वैसा प्रयोग नहीं हो सकता जैसा कि प्राकृतिक विज्ञान के क्षेत्र में संभव है। उदाहरण के लिए भूमि सुधार की प्रगति का मूल्यांकन केवल भूमि वितरण या विधि निर्माण से नहीं किया जा सकता, अपितु यह भी देखना होगा कि इससे किस वर्ग को किस सीमा तक लाभ है, यानी उसके गुणात्मक पहलू पर भी विचार करना होगा। फिर भी लोक प्रशासन किस वर्ग को किस सीमा तक लाभ हुआ है या जाने उसके गुणात्मक पहलू पर विचार करना होगा, और फिर भी लोक प्रशासन के अध्ययन हेतु उस समय इस पद्धति का प्रयोग होता रहा है। शासन के बारे में जनता की प्रतिक्रिया जानना हो, कर्मचारियों की संख्या तथा वित्तीय साधनों का परिमापन करना हो। शासन के क्षेत्र में सांख्यिकी का प्रयोग लोक वित्त के विकास के साथ विकसित हुआ है। सैन्य संगठन की आवश्यकताओं के साथ, करारोपण की मांगों के साथ, जनसंख्या के आकलन के प्रयोग की जानकारी के साथ, लागत लेखा विधि द्वारा शासकीय क्रियाकलापों के मापन के साथ, राजकीय सांख्यिकी सेवा का शीघ्रता से विस्तार हुआ। निजी प्रशासन में लागत लेखा विधि, कॉस्ट अकाउंटिंग के जानने हेतु वर्तमान में इस पद्धति का महत्व बढ़ गया है। ब्रिटिश विद्वान स्टीर ने लोक प्रशासन के इस पद्धति का असफल उपयोग किया तथा उसका निष्कर्ष था कि परिमापन योजना तैयार करने में बहुत अधिक शोध और विस्तृत मनन की आवश्यकता होती है। चौथा जो है वो है कि पारिस्थितिकी पद्धति। तो पारिस्थितिकी पद्धति क्या है? इकोलॉजिकल मेथड्स। तो लोक प्रशासन के अध्ययन का
पारिस्थितिकी दृष्टिकोण इस बात पर बल देता है कि प्रशासन एवं उससे संबंधित समस्याओं का अध्ययन संबंधित लोगों तथा उसके वातावरण परिवेश के संदर्भ में किया जाए। लोगों एवं वातावरण की भिन्नता के कारण समान प्रशासनिक स्थिति में समान प्रशासकीय कार्यवाही एक सा फल उत्पन्न नहीं कर पाती। वातावरण या परिवेश का अर्थ है पारस्परिक संबंध से जो सामूहिक रूप से किसी रचना और उसके वातावरण के बीच होता है। गॉस ने लोक प्रशासन में परिप्रेक्ष्य का महत्व प्रतिपादित किया है और सर्वप्रथम प्रशासनिक क्रियाकलापों को वातावरण से संबद्ध करने की धारणा का समर्थन किया है। पारिस्थितिकी उपागम में यह माना जाता है कि प्रशासनिक व्यवहार प्रशासनिक संस्कृति के उन मूल्यों में विशेष रूप से संगठित होता है जिनमें यह कार्य करता है और प्रशासनिक संस्कृति समग्र रूप में सामाजिक व्यवस्था के साथ प्रशासनिक व्यवस्था के मूल्यों और विशेषताओं की आपसी क्रिया का परिणाम है। इस उपागम के अनुसार किसी संगठन और उसके वातावरण के बीच होने वाले अंतःक्रिया के फलस्वरूप संगठन संरचना प्रक्रियाएं और लक्ष्य बड़े पैमाने पर निर्मित और परिवर्तित होते रहते हैं। इसलिए यदि संगठन को जीवित रखना है तो इसे स्वयं निरंतर परिवर्तित होते हुए बाहरी वातावरण के अनुकूल बनाना पड़ता है। फ्रेड डब्ल्यू रिक्स ने लोक प्रशासन में पारिस्थितिकी उपागम के अग्रणी प्रतिपादकों में से एक हैं और विकासशील देशों की प्रशासनिक व्यवस्थाओं के अपने अध्ययन में रिक्स ने एक विस्तृत परिप्रेक्ष्य में प्रशासनिक तथा आर्थिक, सामाजिक, तकनीकी, राजनीतिक तथा संचार कारकों के बीच संबंध का विश्लेषण किया है। थाईलैंड तथा फिलीपींस में अपने अध्ययनों के आधार पर उन्होंने उदाहरण देकर यह बताया है कि किस तरह से परिवेश जो है वो प्रशासनिक व्यवस्थाओं को प्रभावित करती है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो इकोलॉजी है या जो परिस्थितिकी है वो किस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन को प्रभावित करती है और एडमिनिस्ट्रेशन का प्रभाव जो है उस पर परिस्थिति का प्रभाव जिस तरह की परिस्थिति होगी, राजनीतिक व्यवस्था होगी, सामाजिक संरचना होगी, आर्थिक व्यवस्था होगी, तो प्रशासन के स्वरूप में भी इसका असर होता है और उस पर इसका प्रभाव देखने को जो है मिलता है। और इसी के अंतर्गत जो है वो हम लोग एक तरह से परिस्थिति के अंदर रहकर और जो प्रशासन कार्य करती है, तो जो प्रशासन कार्य करती है उस पर जो हमारा इन्वायरमेंट है, हमारी जो परिस्थितियां हैं, हमारा जो इकोलॉजी है, उसका इम्पैक्ट पड़ता है। और F.W. रिक्स ने और फ्रेड रिक्स हैं, उन्होंने लोक प्रशासन के क्षेत्र में जो है कई देशों का अध्ययन कर यह प्रूफ किया है कि जो वातावरण है, अलग अलग वातावरण में जो प्रशासन है उसका स्वरूप भी बदल जाता है और अलग अलग होता है। और इस तरह से हम देखें तो प्रशासन में जो इकोलॉजी है इसका भी इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा हमें देखने को मिलता है। तो ये था हमारा जो व्यवहारवादी उपागम है वो। तो हमने व्यवहारवादी उपागम जो है, जो आपका द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो है वो इसकी शुरुआत होती है लोक प्रशासन के क्षेत्र में, अमेरिका से शुरुआत होती है। और इस व्यवहारवादी दृष्टिकोण में ज़्यादा से ज़्यादा तथ्यों पर फोकस किया जाता है और जो अंतः विषयक अध्ययन करने पर बल दिया जाता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ हम एक ही विषय का स्टडी करें और तथ्यों पर फोकस करें, मूल्यों को कम उसमें वैल्यू दिया गया और हर चीज़ को जो है वो साइंटिफिक मेथड से प्रूफ करने की कोशिश की गई। और हर लोक प्रशासन को ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो वैज्ञानिक, एक सामाजिक विज्ञानों में वैज्ञानिक
जो पद्धतियाँ थी, मेथड्स थे, उसका जो है वो प्रयोग जो है वो बढ़ा। और इसके अंतर्गत हमने देखा कि किस तरह से व्यवहारवादी जो दृष्टिकोण है उसके अंतर्गत मनोवैज्ञानिक पद्धति, केस पद्धति, सांख्यिकी पद्धति, पारिस्थितिकी पद्धति आदि है का उपयोग करके इसको ज़्यादा से ज़्यादा किस तरह से व्यवहारिक जो है बनाने का प्रयोग या प्रयास विद्वानों ने किया है। इसके बाद जो हमारा तीसरा उपागम आता है, जो अध्ययन के उपागम जो हम लोग पढ़ रहे हैं टॉपिक उसके अंतर्गत, तो वो आता है व्यवस्था सिद्धांत। अब हम देखेंगे कि जो सिस्टम अप्रोच थ्योरी है वो क्या है और इसका पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंतर्गत या राजनीति के अंतर्गत इसका जो है वो महत्व क्या है और इसकी क्या जो उपयोगिता है, इसकी भी चर्चा हम लोग करेंगे। तो जो हमारा व्यवस्था सिद्धांत, अब हम देखेंगे व्यवस्था दृष्टिकोण क्या है। तो परंपरावादी तथा व्यवहारवादी दृष्टियों से विभिन्न व्यवस्था उपागम का एक ऐसा विचार है जो व्यवस्था को केंद्रीय तत्व मानकर उसी के इर्द गिर्द अपने अध्ययन का दायरा बनाना चाहता है और यह प्रशासनिक संगठन को विभिन्न अंगों की व्यवस्था के रूप में देखता है, जिसमें प्रत्येक अंग संगठन के संचालन में योगदान देते हैं और प्रत्येक अंग अपनी आवश्यकता के अनुसार अन्य अंगों पर भी निर्भर करते हैं। व्यवस्था प्रणाली के अनुसार संगठन का निर्माण किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए होता है। संगठन में अंगों का पृथक कार्य होता है, किंतु उनके कार्य का मूल्यांकन समग्र दृष्टि से किया जाना चाहिए। संगठन के समस्त अंग जो है एक दूसरे से पर निर्भर होते हैं तथा गतिशील होते हैं। प्रशासनिक ढांचे के अंतर्गत अथवा इनपुट्स तथा निर्गत अथवा आउटपुट्स से संबंधित गति होती है और जिससे प्रशासनिक व्यवस्था का संचालन होता है। व्यवस्था शब्द भौतिक विज्ञानों से लिया गया है और भौतिक विज्ञानों के अंतर्गत व्यवस्था का अर्थ सुपरिभाषित अंतःक्रियाओं के समूह से है जिसकी सीमा निश्चित हो सके और शाब्दिक परिभाषा के अनुसार व्यवस्था का अर्थ है जटिल संबंधित वस्तुओं का समग्र समूह। विधि संगठन पद्धति के निश्चित सिद्धांत तथा वर्गीकरण का सिद्धांत। इन अर्थों में महत्वपूर्ण शब्द जो है संबंधित, संगठित और संगठन, अर्थात एक व्यवस्था संगठित होनी चाहिए अथवा उसमें संगठन हो, उसके अंग संबद्ध हो। मतलब एक संगठन, एक व्यवस्था में एक संगठन होता है और उसमें बहुत सारे जो अंग होते हैं वो एक दूसरे से जुड़े होते हैं, एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। या यदि किसी भी स्थान पर हमें संगठन मिलता है अथवा जहाँ संगठित होने के गुण पाए जाते हैं और उनके सभी अंग एक दूसरे से संबद्ध होते हैं, तो वहाँ व्यवस्था विद्यमान होती है। व्यवस्था में 3 गुण पाए जाते हैं। पहला व्यापकता, दूसरा अनुआश्रय और तीसरा सीमाएं। अतः प्रशासनिक संगठन के विश्लेषण में इस दृष्टिकोण के अनुसार संगठन को किसी सामाजिक व्यवस्था माना जाता है जिसका अध्ययन उसकी पूर्णता या संपूर्णता में होती है या हो सकती है। दूसरे शब्दों में व्यवस्था अंतः संबंध भागों का संग्रह है जो आगतों को ग्रहण करता है और उन पर संगठित या योजनाबद्ध तरीके से कार्य करता है और फिर निर्गत प्रस्तुत करता है। अगर हम यूँ समझें, अगर हम इसको समझने के लिए एक एग्ज़ाम्पल लें और वो एग्ज़ाम्पल अगर हम एक सिस्टम का लें, तो लोक प्रशासन के अंतर्गत अगर सिस्टम को हम सोचें, पहले हम जनरल वे में एक सिस्टम को सोचें कि जिस तरह से कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर एक सिस्टम है और इसके जो है बहुत सारे अंग हैं, जैसे कि मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, सीपीयू,
तो इसके सभी जो अंग होते हैं अलग अलग होते हैं, लेकिन सभी जो हैं उनमें अनुआश्रय संबंध होता है। मतलब जो कमांड हम कीबोर्ड पर देते हैं तो वो हमें प्रिंट पर सीपीयू के पास जाकर और फिर वो कमांड वहाँ पे रीड होकर और फिर वह मॉनिटर के स्क्रीन पर आकर दिखता है। तो एक तरह से हम देखते हैं कि जो भी कमांड्स, जो भी इनपुट हम डालते हैं या देखते हैं, तो वो जो है स्क्रीन पर आउटपुट के रूप में जो है वो हमें दिखाता है। तो ठीक उसी तरह से अगर हम प्रशासनिक स्ट्रक्चर की बात करें और मान लें कि कोई प्रशासनिक स्ट्रक्चर क्या है, अगर हम पंचायत की बात करें या हम नगर पालिका की बात करें, तो सबसे पहले नगर पालिका जो है वो एक सिस्टम हो गई पूरी, और सिस्टम में जो है वो पहले आपका जो उसमें निर्गत जो इनपुट डालते हैं हम, एक समस्या आती है उसके पंचायत के सामने या नगर पालिका के सामने कि पानी की समस्या को दूर किया जाए। तो ये एक समस्या है जो वहाँ पे डाली जाती है। अब उसके समस्या के निदान के लिए जो है वो उसके वर्क जो है फंक्शन में जो बीच में केंद्र होता है उसमें वो फंक्शन करती है कि इसका समाधान कैसे निकाला जाए, या मांग ये सही है कि नहीं। मांग अगर सही है तभी उसके पीछे उसका समर्थन होना चाहिए मांगों के पीछे, और वो सही है तो फिर उस मांग को ऊपर विचार होते हैं, और विचार होने के बाद जो भी निष्कर्ष आते हैं वो आउटपुट के माध्यम से फिर जो है वो लोगों तक भेजी जाती हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि एक सिस्टम जो के रूप में जो है ये पूरी सिस्टम जो है एक दूसरे से जुड़ी होती है, एक दूसरे में इनका अनुआश्रय संबंध होता है, व्यापकता होती है, और साथ ही साथ जो है इसकी कुछ सीमाएं होती हैं, लिमिटेशंस होते हैं। तो ये तीन महत्वपूर्ण चीज़ जो है हमें देखने को किसी भी व्यवस्था में मिलते हैं, जिसमें व्यापकता, अनुआश्रय संबंध जो है वो, और सीमाएं। और यह जो प्रवृत्ति है, यह प्रवृत्ति बढ़ती रहती है और कि सभी प्रकार के जो प्रशासनिक संगठनों में सामान्य जो है व्यवस्था सिद्धांत, जनरल सिस्टम थ्योरी के संयुक्त रूप में जो आपस में अंतःक्रिया करते हैं देखा जाता है। और अंतः आश्रय का अर्थ यह है कि यदि एक भाग में परिवर्तन हो तो दूसरे भाग भी प्रभावित होंगे, और अंत में संपूर्ण व्यवस्था प्रभावित होती है। मतलब अनुआश्रित का क्या मतलब है? अनुआश्रित का मतलब है कि अगर उसके किसी भी एक भाग में कोई प्रॉब्लम हो तो उससे जो है वो पूरा सिस्टम प्रभावित होता है। सिस्टम को वर्क करने के लिए इन्वायरमेंट की आवश्यकता होती है। उसके बाद उसके हर एक सिस्टम के हर एक भाग का प्रभाव उस पर पड़ता है, और जो सिस्टम है वो इन्वायरमेंट से प्रभावित होती है, और उसके अगर किसी भी एक भाग में कोई प्रॉब्लम है तो उसका प्रभाव जो है पूरे सिस्टम पर पड़ता है। तो ये हमें देखने को मिलती है। और सामान्य व्यवस्था सिद्धांत का जन्म इसी सदी के दूसरे दशक में जीवन शास्त्री वॉन वर्टेल्फी के चिंतन से माना जाता है। समाज शास्त्र में टेलकॉट, पार्सन और राजनीति विज्ञान में डेविड ईस्टन ने इस उपागम का प्रयोग किया है। लोक प्रशासन में व्यवस्था विश्लेषण के क्षेत्र में सबसे बड़ा योगदान हर्बर्ट साइमन तथा चेस्टर बर्नार्ड ने दिया है। लोक प्रशासन के क्षेत्र में चेस्टर बर्नार्ड प्रशासनिक संगठन को एक व्यवस्था, एक सिस्टम के रूप में देखते हैं, और जो कि एक मानवीय क्रियाओं से मिलकर बनी होती है तथा सदस्यों के प्रयास जो कि समन्वित होती है, इन क्रियाओं को एक व्यवस्था में बदल देती है। इस प्रकार प्रशासनिक संगठन सहकारी प्रयासों की ही एक व्यवस्था है। बहुत ही इम्पोर्टेंट, प्रशासनिक संगठन सहकारी प्रयासों की ही एक व्यवस्था है। उन्होंने प्रत्येक संगठन को एक बड़ी सहकारी व्यवस्था, कोऑपरेटिव सिस्टम, जिसे समाज कहा जाता है, का एक हिस्सा माना है। चेस्टर बर्नार्ड द्वारा अपनी प्रतिपादित संगठन के अध्ययन की व्यवस्था विश्लेषण पद्धति प्रशासन के अध्ययन की जड़ एवं यांत्रिक विचारधारा को त्याग कर
प्रशासन को एक सजीव व्यवस्था के रूप में प्रस्तुत करती है। और वे लिखते हैं, मैं सामूहिक प्रणालियों को, जिन्हें हम संगठन कहते हैं, एक व्यक्ति की तरह सजीव, एक्टिव सामाजिक जीवन मानता हूँ। और इस प्रकार उन्होंने प्रशासनिक संगठनों के अध्ययन के परंपरागत चेतनाहीन विचार का खंडन किया है। उन्होंने औपचारिक संगठन के निर्माण एवं संचालन में मानव तत्व के महत्व को स्पष्ट किया है। इस प्रकार हम देखते हैं कि लोक प्रशासन के अध्ययन के लिए प्रयुक्त जितनी भी सभी पद्धतियां और दृष्टिकोण उपयोगी हैं, और इतना समझना नितांत गलत होगा कि इन पद्धतियों में कोई पारस्परिक विरोध नहीं है। वास्तव में ये परस्पर विरोधी होने के स्थान पर एक दूसरे के पूरक हैं, और वे एक दूसरों की भूलों को सुधारती तथा कमियों को दूर करती हैं। ये सभी पद्धतियां अनुआश्रित हैं, और इन पद्धतियों का उसी समय सफलतापूर्वक प्रयोग किया जा सकता है जबकि इन पद्धतियों का प्रयोग साथ साथ किया जाए। न केवल निगमनात्मक और अगमनात्मक पद्धतियों में समन्वय किया जाना चाहिए, वरन लोक प्रशासन की परंपरागत पद्धतियों और आधुनिक व्यवहारवादी पद्धतियों में भी समन्वय स्थापित करते हुए उन्हें एक साथ अपनाए जाने की चेष्टा करनी चाहिए। और इस प्रकार लोक प्रशासन जो है एक ऐसा व्यापक विषय है जिसके अध्ययन के लिए हम बहुत सारे जो दृष्टिकोण हैं उनको अपनाते हैं, और जो लोक प्रशासन का जो अध्ययन है वो कई उपागम और दृष्टिकोण से प्रचलित मिलकर बना हुआ है। और ये सभी जो उपागम हैं वो इम्पोर्टेंट हैं, और इन सभी उपागमों से कोई जो भी उपागम है उसमें जो पुराने जो पहले के उपागम हैं उनकी समस्याओं को दूर करके कुछ सॉल्यूशंस को देने का जो है वो प्रयास किया गया है, वो खोज की गई है। और एक तरह से अगर हम देखें तो अनुसंधान के लिए मतलब ये किया गया है, और आधार सामग्री जो है वो उसके आधार पे की गई है। और दृष्टिकोण का अर्थ क्या है? तो दृष्टिकोण का जो अर्थ है मानकों का एक समूह जिसके आधार पर सैद्धांतिक विचार विमर्श के लिए आधार प्रश्न और आधार सामग्री पढ़ने या छोड़ने का निर्णय लेना। मतलब हम किस चीज़ को अपने अध्ययन में शामिल करें और हम किस चीज़ को अपने अध्ययन से निकालें। तो इन सभी को अध्ययन करना ही जो है वो दृष्टिकोण होता है। और जो दृष्टिकोण जो है के अंतर्गत जो है हम लोग जो है किसी भी घटना के अध्ययन के लिए अनेक दृष्टिकोण या उपागम जो है वो हो सकते हैं। किसी दृष्टिकोण की सर्वग्राहिता तथा तथ्यों को अपने ही परिप्रेक्ष्य में वो उसको देखती है, और जिस घटना के बारे में वह जैसा विचार करती है उस घटना की व्याख्या उसी दृष्टिकोण से कहती है। और इस तरह से जो दृष्टिकोण का जो अगला चरण होता है वो क्या होता है? सिद्धांत का रूप लेती है। और वह जब दृष्टिकोण का कार्य विचाराधीन विषय के बारे में समस्या के समाधान के आधार पर चुनाव से आगे निकल जाता है, तब दृष्टिकोण सिद्धांत का रूप ले लेती है। और सिद्धांत वे स्थापनाएं हैं जिनमें किसी वस्तु की व्याख्या करने का प्रयत्न किया जाता है। और सिद्धांत का मुख्य कार्य क्या होता है? तो सिद्धांत का मुख्य कार्य जो है वो है व्याख्या करना, एक्सप्लेनेशन, उसको जो है एक बताना, डिस्क्राइब करना, व्याख्या करना कि किस तरह से है। और इस तरह हम देखते हैं कि लोक प्रशासन के अध्ययन के क्षेत्र में हम जो है बहुत सारे दृष्टिकोण या बहुत सारे उपागम का प्रयोग होता है, और मुख्यतः इनको अध्ययन की सुविधा के लिए 3 भागों में बांटा जाता है। और जिसमें पहला जो है, जैसा कि मैंने कल भी बताया था, परंपरावादी दृष्टिकोण, जिसको ट्रेडिशनल और स्ट्रक्चरल अप्रोच कहते हैं।
और ये जो अप्रोच है, परंपरावादी दृष्टिकोण, ये सबसे प्राचीन है और इसको बहुत अलग अलग नामों से भी हम जानते हैं। संगठनात्मक, वैधानिक, औपचारिक, ऐतिहासिक, विशुद्ध, विचारात्मक, वर्णात्मक आदि जो है। और इसके जो प्रमुख विचारक हैं वो वाइट, विलोवी और एंडरसन वगैरह हैं। और बाद में जो हैं लूथर, गुलिक, उर्विक, फेयोल, मूने, ये सब भी जो हैं वो विचारक आते हैं। और ये जो परंपरावादी जो विचार है या दृष्टिकोण है या उपागम है, इसमें बहुत सारी पद्धतियाँ यूज होती हैं, जैसे कि ऐतिहासिक पद्धति, हिस्टोरिकल मेथड्स, कानूनी पद्धति, लीगल मेथड्स, विषय वस्तु पद्धति, सब्जेक्ट मैटर मेथड्स, वैज्ञानिक प्रबंध, साइंटिफिक मैनेजमेंट और जीवन वृत्तांत पद्धति, बायोग्राफिकल मेथड्स और राजनीतिक पद्धति, पॉलिटिकल मेथड्स वगैरह हैं। उसी तरह से जो ऐतिहासिक जो हमारा दूसरा व्यवहारवादी पद्धति है, इसमें भी बहुत सारे पद्धतियाँ अपनाई जाती हैं, जैसे कि मनोवैज्ञानिक पद्धति, केस पद्धति, सांख्यिकी पद्धति और पारिस्थितिकी पद्धति। तो ये इसमें पाए जाते हैं। और उसके बाद आता है तीसरा, जिसको सिस्टम अप्रोच या व्यवस्था सिद्धांत के नाम से जानते हैं। और इसमें जो है जैसा कि मैंने आपको बताया कि व्यवस्था सिद्धांत का राजनीति विज्ञान के अंतर्गत डेविड ईस्टन ने लाया था। और इसमें जो है हर्बर्ट साइमन ने जो है लोक प्रशासन के अंतर्गत इस व्यवस्था सिद्धांत को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की है। और इसके अंतर्गत जो है जो पूरे जो प्रशासनिक व्यवस्था है उसको एक सिस्टम के रूप में एक सिस्टम के रूप में उसका अध्ययन किया जाता है। और जिस तरह एक सिस्टम में बहुत सारे अंग होते हैं, वो एक दूसरे से जुड़े होते हैं, उनमें अनुआश्रित संबंध होता है, वो उस सिस्टम को वर्क करने के लिए एक इन्वायरमेंट की आवश्यकता होती है। उसके बाद एक भी अंग का प्रभाव दूसरे अंग पर पड़ता है, उस वर्क होता है। तो इस तरह से जो है ये सिस्टम जो है पूरा एक परिवेश में कार्य करता है। तो ये चीज़ें जो है वो आपको इसके अंतर्गत बताई गई है कि किस तरह से ये फंक्शन करता है। तो ये था हमारा जो अध्ययन का उपागम जो है थर्ड यूनिट जो था, उस थर्ड यूनिट के अंतर्गत हमने देखा और विभिन्न तरह के जो मेथड्स हैं और जो उपागम है उसकी चर्चा हमने आज की क्लास में की। आई होप आपको समझ में आया हो। अगर कोई प्रॉब्लम हो, कुछ समझ में नहीं आया हो, तो आप जो है कमेंट सेक्शन में जाकर अपने प्रश्न को रखिए। हम लोग नेक्स्ट क्लास में उस प्रश्न को जो है वो उसका डिस्कशन करेंगे, उस पर चर्चा करेंगे। और आज का क्लास हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। बहुत जल्द हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए घर में रहें, सुरक्षित रहें, पढ़ते रहें। थैंक यू ऑल ऑफ यू।